हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 13 काइनेटिक थियरी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है बिहेवियर ऑफ गैसेस। ठीक है, बिहेवियर ऑफ गैसेस आप थोड़ा बहुत ऑलरेडी पढ़ चुके हो, क्योंकि आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन कैसा है और प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, ये सब पता है। फिर भी यहाँ पे एक बार अच्छे से देखो, आइडियल गैस इक्वेशन तो आपको पता ही है, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। और वो किसकी हेल्प से बना था वो भी आपको पता है, बॉयल्स लॉ, गैल्यूसेक्स लॉ, चार्ल्स लॉ। ठीक है, तो आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल टू क्या था, म्यू आर टी। चलो, ये इक्वेशन में पी प्रेशर था, वी वॉल्यूम था, म्यू नंबर ऑफ मोल्स, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और कैपिटल टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करना है तो आप नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला यूज़ करो, m डिवाइड बाई एन नॉट, या तो पहले यूज़ करते हैं n डिवाइड बाई एन ए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन गिवन सैंपल अपॉन एवोगैड्रो नंबर, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट मोल। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 में रखेंगे तो पी वी इक्वल टू क्या मिलेगा, n डिवाइड बाई एन ए इंटू आर इंटू टी। ये जो r बाई एन ए है ये दोनों कांस्टेंट है। देखो, r की वैल्यू फिक्स 8.31, एन ए की वैल्यू फिक्स 6.022 इंटू 10⁻23। तो इन दोनों को कंबाइन करके एक कांस्टेंट बना देते हैं के बी। तो पी वी इक्वल टू एन के बी टी आपको यहाँ पे मिलेगा। ये सेकंड इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन ये भी है, बट सिर्फ इसका फॉर्म अलग है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का दूसरा फॉर्मूला भी है हमारे पास, तो उसको भी यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे। चलो, नंबर ऑफ मोल्स का दूसरा फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास पी वी इक्वल टू म्यू आर टी में रखे तो म्यू की जगह पे आ जाएगा m अपॉन एम नॉट इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो प्रेशर P अगर मैं अलग लेना चाहूँ तो मास अपॉन वॉल्यूम इंटू बनेगा आर टी डिवाइड बाई एम नॉट। मास अपॉन वॉल्यूम बन गया डेंसिटी, तो रो आर टी डिवाइड बाई एम नॉट। ये भी एक आइडियल गैस का ही इक्वेशन है, इसको भी याद रखना है। ठीक है, तो हमारे पास अभी टोटल 3 इक्वेशन है। एक है पी वी इक्वल टू म्यू आर टी, दूसरा इक्वेशन है पी वी इक्वल टू एन के बी टी, और थर्ड इक्वेशन है पी इक्वल टू रो आर टी डिवाइड बाई एम नॉट। एम नॉट क्या है, मॉलिक्यूलर मास, रो डेंसिटी, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, पी प्रेशर आपको पता है। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, आपको टेक्स्ट बुक में अलग अलग ग्राफ दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट ग्राफ है पी वी डिवाइड बाई म्यू टी और इधर है प्रेशर P। तो देखो, यहाँ पे प्रेशर है P और यहाँ पे है पी वी डिवाइड बाई म्यू टी। अब पी वी डिवाइड बाई म्यू टी अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो पी वी डिवाइड बाई म्यू टी मुझे मिलना चाहिए कैपिटल R, और R की वैल्यू फिक्स है, मतलब ये कांस्टेंट होना चाहिए। तो पी वी डिवाइड बाई म्यू टी के लिए कांस्टेंट वाली लाइन कौन सी आएगी, यहाँ पे कहीं पे आएगी सपोज। ठीक है, बट जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक्चुअल जो गैस है हमारे पास, आइडियल गैस नहीं कोई और गैस के लिए, तो हमें कुछ ऐसा मिलता है। कोई अलग टेम्परेचर पे ले लिया तो ऐसा मिलेगा, कोई और टेम्परेचर पे ले लिया तो ऐसा मिलेगा कोई ग्राफ। सपोज
जो फर्स्ट ग्राफ है वो T1 टेम्परेचर पे है, सेकंड ग्राफ है वो T2 टेम्परेचर पे है और जो थर्ड ग्राफ है वो T3 टेम्परेचर पे है। तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर्स लिख देता हूँ T1, T2 और लास्ट वाला जो है वो T3। तो T1 इज़ ग्रेटर देन T2 इज़ ग्रेटर देन T3 मिलता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि रियल गैसेस अप्रोच आइडियल गैस बिहेवियर एट लो प्रेशर। देखो प्रेशर यहाँ पे है, मतलब लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर्स। प्रेशर लो होना चाहिए और टेम्परेचर हाई होना चाहिए, तब रियल गैस का जो बिहेवियर मिलता है वो आइडियल गैस के काफ़ी नज़दीक मिलता है। अब ऐसा क्यों होता है वो भी समझो। लो प्रेशर है, हाई टेम्परेचर है, अब इससे क्या होता है। एक तो लो प्रेशर है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वो एकदम सेपरेट रहेंगे, ठीक है ना। और टेम्परेचर हाई है तो उनको ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी फ्री होने के लिए, तो और ज़्यादा दूर दूर जाएंगे। और जितना जो डिस्टेंस है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस इंक्रीज़ होगा, उतना ही मॉलिक्यूल्स का जो इंटरेक्शन है वो कम होगा। तो जो टोटल इंटरनल एनर्जी स्टोर होगी वो ओनली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आपको मिल सकती है, और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जो एनर्जी मिलेगी वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो गैस है उसका बिहेवियर है वो आइडियल गैस की तरह है। आइडियल गैस की डेफिनेशन ही यही है कि अगर इंटर एटॉमिक और इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो जाए तो जो गैस है वो आइडियल गैस कह सकते हैं उसको। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। ओके, दूसरा एक आपको ग्राफ दिखाया है, वो वॉल्यूम और प्रेशर का है और कुछ ऐसा आपको स्लोप नज़र आएगा। वो एक्सपेरिमेंटल P2V कर्व है फॉर स्टीम एट 3 टेम्परेचर्स कंपेयर्ड विथ बॉयल स्लो। जो डॉटेड लाइन है वो आइडियल लाइन्स है उस ग्राफ में, और जो एकदम फिक्स लाइन है, कंटिन्यूस लाइन है, वो प्रैक्टिकली गैसेस के लिए है। ठीक है, वो एक ग्राफ अच्छे से देख लेना। और उसके बाद एक ग्राफ है टेम्परेचर टू वॉल्यूम का। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब आइडियली जो ग्राफ है वो हमें स्ट्रेट लाइन मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो ये किन का लो था, प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, तो चार्ल्स लो था। तो चार्ल्स लो के लिए आपको यहाँ पे डॉटेड लाइन है वो आइडियल गैस के लिए दी गई है और वो 0 से स्टार्ट होनी चाहिए अगर आप टेम्परेचर केल्विन स्केल में लेते हो तो। और एक्चुअल गैस के लिए आपको कुछ ऐसा मिलता है, प्रेशर P1, फिर प्रेशर P2 और प्रेशर P3 के लिए P1 इज़ ग्रेटर देन P2 इज़ ग्रेटर देन P3। ठीक है, उसके लिए आपको 3 अलग अलग प्लॉट दिए हुए है, एक बार अच्छे से स्टडी कर लेना, और उसमें भी अगर कहीं पे डाउट लगे तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखते हैं कि मिक्सचर के लिए हम ये सब जो PV इक्वल टू म्यू इक्वेशन है वो कैसे लगाए। तो सपोज एक मिक्सचर है, उसमें एक गैस भरा हुआ है, गैस 1 सपोज, उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स है μ1। फिर दूसरा गैस है गैस 2, उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स μ2। सेम वैसे nth नंबर का गैस है जिसके लिए नंबर ऑफ मोल्स μn है। तो समझो इक्वेशन क्या बनेगा। अब उन सबको हमने एक ही कंटेनर में भरा हुआ है तो एक ही प्रेशर पे होंगे और एक ही वॉल्यूम पे होंगे, बट सबको जब भरा था तब डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स हो सकते हैं। तो PV इक्वल टू आप टोटल नंबर ऑफ मोल्स करोगे, मतलब μ1 प्लस μ2 प्लस 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 μn इंटू R इंटू T। तो P इक्वल टू आप ऐसे लिख सकते हो μ1 RT डिवाइड बाई V प्लस μ2 RT डिवाइड बाई V प्लस 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 μn RT डिवाइड बाई V। सभी का वॉल्यूम सेम है, तो मतलब ये हो गया प्रेशर ऑफ गैस 1 ओके विथ वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T।
अगर उसी कंटेनर में अगर एक ही गैस आपने भरा होता तो उसका जो प्रेशर होता उसको हम नाम दे देंगे P1, दूसरे का P2, वैसे ही हम Pn तक जाएंगे। तो ये जो P1, P2, P3 ये सब पार्शियल प्रेशर्स है और टोटल प्रेशर है वो सभी पार्शियल प्रेशर्स का एडिशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो P1 है वो इंडिपेंडेंट प्रेशर ऑफ गैस 1 है, ये इंडिपेंडेंट प्रेशर ऑफ गैस 2 है, बट सभी को अगर आपने मिक्स कर दिया तो टोटल प्रेशर है वो सभी इंडिपेंडेंट प्रेशर का एडिशन होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि द टोटल प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर ऑफ एन आइडियल गैस इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर्स। ओके, दिस इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये क्या है? डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, एग्जाम में आ सकता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एक्सप्लेन करने को। ठीक है, चलो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ओके, अभी जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हम वो है काइनेटिक थियरी ऑफ एन आइडियल गैस। अभी पढ़ते हैं काइनेटिक थियरी ऑफ एन आइडियल गैस। अब इसमें देखो काइनेटिक थियरी का मतलब क्या, सबसे पहली बात तो जो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है या एटम है किसी एक कंटेनर के अंदर भरे हुए आइडियल गैस के अंदर या तो कोई भी गैस के अंदर, वो कैसे होता है। तो हम मान के चलते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एक कंटेनर के अंदर है। अब अगर गैस का अगर आपने छोटा सा भी अमाउंट लिया तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है वो आपको एवोगैड्रो नंबर के ऑर्डर में मिलेंगे। एवोगैड्रो नंबर हमें पता है क्या है, 6.023 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं एक मोल में। अब एक मोल मतलब कितना? सपोज आप ऑक्सीजन लेते हो तो ऑक्सीजन O816, तो 16 ग्राम मतलब क्या हुआ? 1 मोल। मतलब आपने सिर्फ 16 ग्राम ऑक्सीजन लिया तो उसके अंदर इतने सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होंगे, और इन सब के बीच में जो स्पेस होती है वो भी काफ़ी होती है, क्योंकि जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है वो 2 एंगस्ट्रॉम के आसपास है, और जो इंटर एटॉमिक स्पेस है वो इससे काफ़ी ज़्यादा रहेगी अगर ये आइडियल गैस के नज़दीक है। तो जब इनको हम हीट देते हैं या तो किसी भी तरह से एनर्जी देते हैं तो इनके पास जो वो एनर्जी आती है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आती है। क्यों? क्योंकि जो इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर जो इंटरेक्शन है जिससे पोटेंशियल एनर्जी बनती है उसको हम यहाँ पे इग्नोर करते हैं। तो जो काइनेटिक एनर्जी आई उससे ये सारे पार्टिकल्स रैंडम डायरेक्शन में मूव होने लगे। अब जब ये मूव होते हैं तो हम मान के चलते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में ही जाते होंगे, बट कहीं ना कहीं ये किसी पार्टिकल के साथ कोलाइड होते होंगे। अब कोलाइड होने का मतलब ये नहीं कि उसके साथ एग्जैक्ट टकराएंगे। दो पार्टिकल एक दूसरे के इतने नज़दीक आ गए कि उनके बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है ड्यू टू चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इंक्रीज हो गया और ये दोनों एक दूसरे से दूर गए। तो वो फिजिकली देखो यहाँ पे टकराए नहीं थे, बट एकदम नज़दीक आके एक दूसरे के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्रिएट करके वो एक दूसरे को दूर की ओर फेंक रहे हैं। तो यहाँ पे विदाउट एनी कांटेक्ट भी आप बोल सकते हो कि इन दोनों के बीच में कोलिजन हुआ है। तो ये पार्टिकल्स अगर दूसरे पार्टिकल्स के साथ कोलाइड होके उसके ऊपर फोर्स लगा सकते हैं तो ये जो कंटेनर है और उसकी जो ये वॉल आपको दिख रही है उसके साथ भी बहुत सारे पार्टिकल्स है वो कोलाइड होते होंगे। तो ये वॉल के साथ भी टकराते होंगे और वॉल के अंदर भी कुछ ना कुछ मोमेंटम क्रिएट करते होंगे जिसकी वजह से फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होगा। ठीक है, तो यही प्रेशर अभी हमें समझना है यहाँ पे, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस में। अब ये प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस के लिए अगर इसका इक्वेशन डिराइव करना है तो उसके लिए हम एक तो एक्स वाई एंड जेड एक्सिस ध्यान में लेते हैं, और एक हमने यहाँ पे क्यूब कंसिडर किया है जिसके अंदर एक आइडियल गैस भरा हुआ है।
ओके, अब यहाँ पे जो गैस है उसकी मोशन किस किस तरह से हो सकती है, उसके पास अगर एनर्जी आ सकती है तो वो कैसे कैसे उनके पास कौन कौन से फॉर्म में हो सकती है। तो देखो, उनके पास ट्रांसलेशनल मोशन हो सकती है, उनके पास रोटेशनल मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, उनके पास वाइब्रेशनल मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। अब इन सभी पॉसिबिलिटीज़ को साथ में लेके कोई इक्वेशन डिराइव करना काफ़ी मुश्किल है। अब ट्रांसलेशनल में भी देखा जाए तो उसके पास 3 टाइप की ट्रांसलेशनल मोशन हो सकती है, अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस, अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस, अकॉर्डिंग टू जेड एक्सिस। रोटेशनल में भी 2 या 3 हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि एटम या मॉलिक्यूल कैसे बना हुआ है, मॉलिक्यूल है वो मोनो एटॉमिक है, डायटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है। ठीक है, उससे इसकी भी 3 एक्सिस या 2 एक्सिस हो सकती है। वाइब्रेशनल एनर्जी में भी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी हो सकती है। तो इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ है जिसमें हम सभी को एक साथ लेके ये डेरिवेशन को आगे नहीं बढ़ा सकते, हमें पता है। इसलिए हमने क्या किया, किसी एक पॉसिबिलिटी के लिए इक्वेशन डिराइव करना स्टार्ट किया, फिर हम सभी पॉसिबिलिटीज़ के लिए इक्वेशन को फिर मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है ना। इन हर एक पॉसिबिलिटी को जिसमें मॉलिक्यूल के पास एनर्जी हो सकती है उसको बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसको बोला जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, और ये सब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सब सीखने वाले हैं। बट पहले अभी हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स जो कि रैंडम मोशन कर रहे हैं उसके पास 3 कंपोनेंट्स हैं, ओके, एक्स वाई जेड, उनके किसी एक कंपोनेंट को हम फॉलो करते हैं और देखते हैं कि वो कंपोनेंट आगे क्या क्या इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं किसी एक मॉलिक्यूल को लेके। अब सपोज कोई एक पार्टिकल है, वो यहाँ से एक वेलोसिटी के साथ ट्रैवल कर रहा है, और वो भी कौन सी डायरेक्शन में, वो अच्छे से समझो। ये जो वॉल आपको दिख रही है उसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, ये वॉल कौन से प्लेन में है, वाई जेड प्लेन में। देखो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ वो वाई डायरेक्शन में है, और ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ वो जेड डायरेक्शन में है। मतलब यहाँ पे एक्स कंपोनेंट वेरी नहीं हो रहा है। ठीक है, एक्स कंपोनेंट यहाँ पे वेरी नहीं हो रहा है। तो ये वॉल के साथ जो मॉलिक्यूल आ रहा है उसका कोलिजन हम यहाँ पे सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं, और उसके बाद ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स अगर कोलाइड होते हैं तो क्या होता है ये सब हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉल आ रहा है उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, वी एक्स वी वाई वी जेड। टेक्स्ट बुक में ऐसे ऊपर से दिखा है तो हम ऊपर से दिखा देते हैं। वेलोसिटी क्या रहेगी, वी एक्स वी वाई वी जेड, और आफ्टर कोलिजन जब वो रिटर्न आएगा तब उसकी वेलोसिटी में क्या चेंज आएगा, तो माइनस वी एक्स वी वाई एंड वी जेड रहेगा। अब माइनस वी एक्स क्यों हुआ, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, और वी वाई और वी जेड में क्यों कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि ये जो वॉल थी, सपोज ये वॉल के साथ वो टकराने वाला था। ठीक है ना, तो 2 कंपोनेंट ऐसे थे वेलोसिटी के, एक कंपोनेंट ये डायरेक्शन में था मतलब वाई डायरेक्शन में जिसको ये वॉल इफेक्ट नहीं कर सकती थी, और एक कंपोनेंट ये जेड डायरेक्शन में था जिसको भी ये वॉल इफेक्ट नहीं कर सकती थी। ठीक है ना, जो ये जो वाई जेड प्लेन है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर कोई मोशन हो रही है तो वो मोशन अल्टर हो जाएगी, और यहाँ पे अगर स्पीड है वी एक्स तो रिटर्न आते टाइम माइनस वी एक्स बन जाएगी, क्योंकि बाकी के जो 2 कंपोनेंट है वी वाई एंड वी जेड ये दीवार से पैरेलल में है, और पैरेलल में है तो फिर वो कोलिजन पे इफेक्ट उनके कंपोनेंट पे आएगी नहीं।
ठीक है, तो फिर यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा मॉलिक्यूल के लिए? तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सबसे पहला स्टेप, चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक सिंगल मॉलिक्यूल के लिए देखा जाए तो चेंज इन मोमेंटम रहेगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, मतलब m इंटू माइनस वी एक्स माइनस एम इंटू प्लस वी एक्स। तो ये रहा माइनस 2m वी एक्स, क्योंकि y एंड z कंपोनेंट के लिए मोमेंटम यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके, अब जितनी चेंज इन मोमेंटम आई मॉलिक्यूल में उतनी ही मोमेंटम मिली होगी ये दीवार को। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो द मोमेंटम imparted to the wall by single molecule। ये हम लिख लेते डेल्टा पी, इससे ऑपोजिट होगी इतनी ही और इससे ऑपोजिट, तो प्लस 2m वी एक्स, क्योंकि नेट चेंज इन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होना चाहिए 0, क्योंकि यहाँ पे जो भी फोर्स लगा है वो विद इन सिस्टम है, मतलब इंटरनल फोर्स है। ये इक्वेशन 1 और ये आपका मेन इक्वेशन है। अब आपको क्या फाइंड करना है? प्रेशर के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स के लिए क्या करना पड़ेगा? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इनटू एरिया। तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम के लिए आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन में कितने मॉलिक्यूल्स वॉल के साथ टकराएंगे, और हर एक मॉलिक्यूल अगर इतनी इतनी मोमेंटम वॉल को ट्रांसफ़र कर रहा है तो टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल कितना हो सकता है। तो ये सब हम यहाँ पे डिराइव करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स से। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड करें? तो यहाँ पे मैं लेता हूँ लेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स या तो मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा है तो हम मॉलिक्यूल ही लिख देते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल n। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज स्मॉल n। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी देखते हैं कि कितने पार्टिकल्स है जो डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन में यहाँ पे टकरा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक पूरा वॉल्यूम बना देता हूँ। सपोज मान लो कि यहाँ का पार्टिकल, ये वॉल के ऊपर रहने वाला हर एक पार्टिकल डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन में इतना डिस्टेंस कवर कर सकता था, वो है डेल्टा एक्स, और वो कितना वी एक्स स्पीड से डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन में इतना। ठीक है ना। अब ये ड्रॉ करने का मतलब क्या है समझो, कि अगर यहाँ का पार्टिकल, मतलब ये वॉल के ऊपर रहने वाला कोई भी पार्टिकल डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन में वॉल तक पहुँच सकता है तो वॉल को मोमेंटम ट्रांसफ़र कर सकता है। और अगर ये कर सकता है तो इस तरफ वाला पार्टिकल वो नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन में वो सिर्फ यहाँ तक ही आ पाएगा, दीवार से थोड़ा दूर रह जाएगा। बट अंदर का कोई भी पार्टिकल है वो उस वॉल के साथ टकरा पाएगा विद इन डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन। तो हमें तो अभी ये चेक करना है कि ये इतने डिस्टेंस के अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ठीक है, suppose a molecule can travel delta x equal to vx into delta t distance in delta t time duration।
डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, वी एक्स इंटू डेल्टा टी। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन डेल्टा एक्स डिस्टेंस, क्योंकि उतने ही वॉल तक पहुंच सकते हैं वो हमें पता है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने मिलेंगे आपको, तो वॉल्यूम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू गिवन वॉल्यूम। तो स्मॉल एन इनटू गिवन वॉल्यूम क्या रहेगा, एरिया इनटू डेल्टा एक्स। ओके, अब डेल्टा एक्स क्या है, वी एक्स इंटू डेल्टा टी, तो एन ए इंटू वी एक्स इंटू डेल्टा टी। देखो इतने मॉलिक्यूल्स हमें ये एरिया के अंदर मिले कि जो वॉल के साथ टकराने की एबिलिटी रखते हैं डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन में। बट क्या सभी मॉलिक्यूल्स एक ही तरफ जा रहे होंगे, मतलब सभी ऐसे जा रहे हैं, एक ऐसे सभी के एक्स कंपोनेंट एक डायरेक्शन में है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल नहीं। कोई कोई उस तरफ भी जाता होगा, ऐसे ऐसे भाग रहा है, मतलब उसका एक्स कंपोनेंट वेलोसिटी का है वो ऑपोजिट टू दैट वॉल है। तो हम ये मान सकते हैं कि हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट टूवर्ड्स वॉल है और बाकी के जो रिमेनिंग हाफ है उनकी वेलोसिटी का जो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो अवे फ्रॉम वॉल है। तो जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिले उनके हमें हाफ करने पड़ेंगे, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच कैन कोलाइड विथ, या तो विच आर मूविंग टूवर्ड्स वॉल। चलो ये कितने रहेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू हाफ ऑफ देम, मतलब एन ए वी एक्स इंटू डेल्टा टी, ठीक है ना। अब इससे क्या पता चलेगा, देखो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड हो रहे हैं वॉल के साथ डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन में वी एक्स स्पीड के साथ इतने, और एक मॉलिक्यूल है वो इतनी मोमेंटम ट्रांसफर कर सकता है। तो अभी देखो ये ही स्टेटमेंट हम कॉपी करते हैं इधर और अपने मेन डेरिवेशन पे वापस आते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल बाय ऑल मॉलिक्यूल्स बाय गिवन मॉलिक्यूल्स, ऑल भी नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो डेल्टा पी टोटल क्या रहेगा, एक तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है हाफ एन ए वी एक्स डेल्टा टी, और एक मॉलिक्यूल कितना लगाता है 2mVx, यहाँ पे 2 कैंसल आउट, और आंसर मिल रहा है हमें एन ए, और मास भी है तो NMA VX स्क्वायर डेल्टा टी। ये क्या मिला, मोमेंटम। मुझे चाहिए फोर्स, तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इक्वल टू NMA VX स्क्वायर, ये बन गया फोर्स, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट चेंज इन टाइम। बट मुझे फोर्स भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए एरिया, तो मैं एरिया को भी इधर बुला लेता हूँ। तो फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू NMVX स्क्वायर, और ये बन गया प्रेशर NMVX स्क्वायर। चलो ये रहा इक्वेशन नंबर 2, या तो यहाँ पे नाम दे दो मेन इक्वेशन ये भी है इसलिए इक्वेशन 2, और यहाँ पे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 3। अब ये NMVX स्क्वायर मिल गया, बट हमें लेनी है एवरेज वैल्यू। ओके, तो एवरेज प्रेशर के लिए
क्योंकि सभी की वेलोसिटी सेम थोड़ी ना होगी। तो एवरेज प्रेशर के लिए एन एम और एवरेज ऑफ वी एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा। चलो यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। बट अभी देखो एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि हमने अभी तक सिर्फ एक ही डायरेक्शन की बात की है, एक ही डायरेक्शन वाली मोशन की बात की है। तो ऐसे तो तीनों डायरेक्शन पॉसिबल हैं, है ना। तो ये आप ऐसे लिख सकते हो, हियर एवरेज वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी की बात करें तो उसकी वी एक्स का कंपोनेंट ले लो, वी वाई का कंपोनेंट ले लो और वी जेड का कंपोनेंट ले लो। अगर मैं ये वेक्टर फॉर्म में रखता तो आप क्या करते हैं, वी एक्स इंटू आई कैप प्लस वी वाई इंटू जे कैप प्लस वी जेड इंटू के कैप, उसी को आप वी वेक्टर बोलते। फिर v की वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट करते वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। तो यही तो हमने किया है, सभी का स्क्वायर का एडिशन, और ये v मिलता है, यहाँ पे हमने कर दिया वी स्क्वायर। ओके, तो फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी स्क्वायर इक्वल टू एवरेज ऑफ वी एक्स स्क्वायर। ये वी वाई और वी जेड सब वी एक्स जैसे ही होंगे, तो अप्रोक्सीमेट ये वी एक्स वी वाई वी जेड तीनों सेम है। ओके, तो ये बन गया 3 स्क्वायर, यहाँ पे वी स्क्वायर, तो आपको वी एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा, 1/3 एवरेज ऑफ वी स्क्वायर। अब ये रख देंगे कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 4 में। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, ये जो टाइटल है उसको हम थोड़ा और नीचे लेके जाते हैं। तो आपको प्रेशर मिलेगा वो 1/3 एन एम इंटू एवरेज ऑफ वी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है ना। तो ये इक्वेशन नंबर 5। अभी देखो अच्छे से, यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सपांड कर देता हूँ। तो एन एम क्या मिलेगा, एन इंटू एम मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू मास ऑफ गिवन मॉलिक्यूल। तो ये टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम हो गया, मतलब ये बन गया डेंसिटी। हैंस प्रेशर आपको मिलेगा 1/3 रो एवरेज ऑफ वी स्क्वायर, और एवरेज ऑफ वी स्क्वायर को मैं अलग निकाल लूँ तो मुझे मिलेगा 3p/रो, और यहाँ पे मैं अंडर रूट ले लूँ एवरेज ऑफ वी स्क्वायर का, तो वो यहाँ पे मुझे मिलेगा अंडर रूट 3p/रो। तो ये कौन सी वैल्यू है, देखो यहाँ पे हमने पहले स्क्वायर किया, फिर उनकी एवरेज निकाली, ट्रायंगुलर ब्रैकेट मतलब एवरेज वैल्यू, और उसके बाद हमने रूट लिया। तो ये रूट, ये मीन और ये स्क्वायर, ये क्या है, आरएमएस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट 3p/रो। ये कैलकुलेशन के लिए या तो न्यूमेरिकल पार्ट के लिए एकदम अच्छे से आपको याद रखना है। ओके, वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट 3p/रो। अब p की जगह पे क्या लिख सकते हैं, रो आर टी बाई एम नॉट। तो वी आर एम एस इक्वल टू उसका मॉडिफाइड फॉर्मूला ये भी बनेगा, देखो 3/रो, और p की जगह पे रो आर टी डिवाइड बाई एम नॉट। तो आपको पता चलेगा यहाँ पे रो रो कैंसल आउट, और ये आपको मिल गया वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट 3RT/m नॉट, वेयर m नॉट इज molecular mass of given ideal gas। ठीक है, तो आरएमएस स्पीड अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में तो आप इस तरह फाइंड कर सकते हो, और अगर प्रेशर के लिए बोला गया है एग्जाम में तो यहाँ तक। ओके, चलो, तो ये सब समझ में आ चुका होगा। अभी देखो ये हमने बात की है प्रेशर की, अब हमें आना है एनर्जी पे।
इसीलिए देखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है वो काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर और उसके बाद लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, अच्छे से ध्यान देना। और ये वीडियो में अगर कहीं पे आपको प्रॉब्लम लगे तो एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, चलो यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू।